नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। स्टडी पाठशाला आपके लिए प्रीलिम पावर प्ले एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि आपके यूपीएससी और जितने भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। जितने आपके करंट रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे उनका स्टैटिक पार्ट के साथ साथ हम करंट ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप इजीली समझ पाएं कि करंट में क्या टॉपिक चल रहे थे और उनका ब्रीफली आपको पता चल जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूं किसी भी टेंपल का एग्जांपल लेता हूं, या किसी भी आपका टाइगर रिजर्व का ले लिया, या नेशनल पार्क का एग्जांपल ले लिया, या किसी रिवर का एग्जांपल ले लिया, तो उसमें आप क्या समझेंगे। अब इकोनॉमी पार्ट में आप समझे, फॉर एग्जांपल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा यूपीएससी हो या आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपने देखा है करंट से क्या होता है कि करंट से न्यूज तो ले ली जाती है, बट वो आपने देखा होगा ऑप्शंस में वो एक ही पार्ट रोल प्ले करता है अपना। बाकी आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में स्टैटिक पार्ट होता है, तो वो कवर अप कराया जाएगा क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है और आपको लाइक्स करने हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन को आपको ब्रीफली समझाया भी जाएगा, टॉपिक भी समझाया जाएगा, इसलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पावर प्ले का मतलब यही है कि एमसीक्यूज जितने भी रहेंगे और आपको पावर प्ले मोड में आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। अब देखो बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन में अगर आपको पता है डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या है, वो आपको समझाया जाएगा। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन यानी इंडियन रुपये की वैल्यू गिरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं $1 आपका इक्वल टू है 80 रुपीज। आपने कल सुबह उठ के देखा न्यूज में कि आपका डेप्रिशिएट हो गया है, रुपी डेप्रिशिएट हो गया है, यानी आपका अब $1 इज इक्वल टू हो गया है 85 रुपीज। ये कोई भी कंडीशंस हो सकती है, वॉर लाइक सिचुएशन है, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इजराइल ईरान का वॉर हो रहा है, या कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी आ गई है कहीं पर भी, ठीक है, फ्लड आ गया है, किसी भी रीजन से हो सकता है ये आपका डेप्रिसिएशन यानी इंडियन रुपये की वैल्यू गिरना, ठीक है। ये आपका इन्फ्लेशन की फॉर्म में हो सकता है, या फॉरेन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उससे भी आपका ये डेप्रिशिएट हो सकता है रुपी। तो एग्जांपल से आप समझ गए, $1 आपका कल था 80 रुपए के बराबर, आज आपका हो गया $1 85 रुपए के बराबर, यानी इंडियन रुपी की वैल्यू गिरी है। आज ये मटेरियल जो मुझे इंपोर्ट कर रहा था मैं बाहर के देश से, फॉर एग्जाम्पल ये पेन चाइना से ही आ रहा है, या आप यूएस से ही लगा लीजिए, यूएस से ये प्रोडक्ट मेरा इंपोर्ट हो रहा है। आज मेरा ये इंपोर्ट हो रहा है कितने में, 85 रुपीज में, पर पिछले दिन ये कितने में हो रहा था, 80 रुपए में इंपोर्ट हो रहा था, यानी मेरी जो इंडियन रुपए की वैल्यू है वो गिर गई है। दैट इज कॉल्ड योर डेप्रिसिएशन। अब इससे आपको ये समझना है कि इससे इफेक्ट किस पर पड़ता है। ये समझ में आ गया तो यूपीएससी क्या आपके कितने भी एग्जाम हो, देखो यूपीएससी तो सबसे बड़ा एग्जाम है ही, बट कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आपने डेप्रिसिएशन की टर्म समझ ली और एप्रिसिएशन इसका अपोजिट है, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन समझ आ गया तो अपोजिट आपको एप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा, राइट। तो समझिए इंपोर्ट क्या होगा, बताइए। अब $1 में कोई चीज आ रही है मेरे को, $1 में 80 रुपए की कोई चीज आ रही है, अब यही $1 की चीज मुझे मिल रही है 85 रुपीज में, तो क्या इंपोर्ट कराऊंगा मैं वो चीज, मैं सोचूंगा कि कम कर लेता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बचत करना शुरू करेंगे, क्योंकि वही चीज मुझे 85 रुपए डॉलर में पड़ रही है, जबकि पिछले दिन वो मुझे 80 रुपए की पड़ रही थी। तो इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। यस, इंपोर्ट क्या हो गए, कम हो गए, राइट। देन अब एक्सपोर्ट वालों के लिए क्या बेनिफिट है, एक्सपोर्ट वालों के लिए बेनिफिट होगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। बताइए आप इसका क्यों बढ़ेंगे। अब यही चीज मैं एक एक्सपोर्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दुबई में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मुझे मिल रहे हैं इसी प्रोडक्ट के 80 रुपए कल तक, बट आज वो मुझे मिल रहे हैं 85। तो मैं क्या करूंगा, आज जितना ज्यादा होगा एक्सपोर्ट करने की जल्दी करूंगा, क्योंकि परसों अगर ये रेट 80 आ गया तो मुझे तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, तो यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है। देन आपका आ जाता है इन्फ्लेशन के ऊपर। अब बताइए, अगर मैं कहता हूं डेप्रिसिएशन हुआ, रुपी डेप्रिसिएशन यानी आपको सेम मैंने बताया कि वैल्यू गिरी है, तो इन्फ्लेशन होगा या घटेगा। अब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं ऑयल से एग्जांपल लेता हूं आपका, इसके ऑयल का क्या कर रहा है, प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। अब इंपोर्ट क्या करेंगे हम, ऑयल का कम करेंगे। ऑयल इंपोर्ट कम होने की वजह से तो ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया कि ऑयल की जो सप्लाई है ना वो कम कर दी। सप्लाई कम करने की वजह से क्या हो गया, डिमांड बढ़ेगी।
सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समझ में आया? कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूं, समझिए। मैंने क्या किया कि ऑयल का प्राइस बढ़ गया, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑयल का प्राइस बढ़ गया। ऑयल का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, ऑयल की सप्लाई, हम इंडिया वाले क्या सोचेंगे, अब गवर्नमेंट क्या सोचेगी, क्या क्यों ना प्राइस को कट आउट करने के लिए इस जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल रशिया आपका जो यूक्रेन का वॉर है, लाइक सिचुएशन है, उसमें मेरे को ऑयल प्राइस पे ज्यादा मिल रहा था, मैं सोचूंगा यार 15 दिन बाद इंपोर्ट कराता हूं, अभी तक है मेरा इतना स्टॉक, तो क्या करेंगे, ऑयल की सप्लाई कम हो गई, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गई। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, राइट। देन आता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। आप खुद ही बताइए, $1 पहले था 80 रुपए के बराबर, अब $1 है 85 रुपए के बराबर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड मेरा बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट। देन इन्वेस्टमेंट का बताइए, इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी या नहीं होगी, बताइए। मैं कहता हूं कि अब रुपी क्या हुआ, डेप्रिशिएट हुआ है, यानी वैल्यू गिरी है। रुपये की वैल्यू गिरना मतलब हम ये कहते हैं कि सिचुएशन कैसी है, आप कह सकते हैं कि इतनी ऐसी बढ़िया सिचुएशन नहीं है इंडिया की, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। रीजन, क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखेगा, इन्वेस्टर देखेगा कि मुझे जहां प्रॉफिट भी बढ़िया आए, स्टेबिलिटी भी हो वहां पर। अब देखो रुपये बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो देखेगा स्टेबिलिटी। अब आम जनता जो है, मिडिल क्लास पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट वो क्यों करेगा, जब वहां पर डेप्रिसिएशन होता ही जा रहा है। सेम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, अब इंपोर्ट वही $1 उसको कितने में मिल रहा था, 80 रुपए में मिल रहा था, अब उसको वही डॉलर 85 रुपए में मिल रहा है, तो क्यों करेगा वो इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, उसने एक शेयर खरीदा, ठीक है, कोई FII इन्वेस्टर आया, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर आया, उसने एक शेयर लिया 80 रुपए का, बड़ा खुश है ये, अगले दिन इसका 85 रुपीज हो गया, ये बेचने ही वाला था इस शेयर को, उसने देखा कि रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी $1 इज इक्वल टू 85 हो गया। क्या वो इस 85 रुपीज उसका 80 रुपीज के ही बराबर आ गया, है ना। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम इंडिया में, या आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी चाहिए उसको, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बताया आपको रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से क्या क्या इश्यूज होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, कैड, और आपका इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो अब आपको ये क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्यों न्यूज में था और क्यों क्वेश्चन ये पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इज प्राइमली ड्यू टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII मूविंग फंड्स टू द चाइना आफ्टर इट्स गवर्नमेंट अनाउंस द स्टिमुलस मेजर्स। चाइना ने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, कोई सेल स्टार्ट कर दी। आप किसी भी मार्केट में जाइए, मार्केट में आप समझिए, मार्केट में सारी कंट्रीज हैं, राइट। कंट्रीज का क्या होता है कि आज मैं इंडिया का वाला हूं, इंडिया वाला क्या कह रहा है कि मैं 10% पे ये आपको मैं प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हूं। साइड वाला उसने देखा ये 10% पे दे रहा है, क्यों ना मैं 20% पे दूं उसी प्रोडक्ट को। तो आप 10% वाले के पास जाना पसंद करेंगे या 20% वाले के पास जाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, आप फॉरेनर है सारे, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो आप फॉरेनर है, जितनी भी शॉप्स हैं, तो इंडिया की शॉप पे जाना पसंद करेंगे या चाइना की शॉप पे जाना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली आप जहां 20% आपको प्रॉफिट मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है, आप वहां जाना पसंद करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा, जितना भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फंड्स को कहां मूव कर देगा, चाइना की तरफ, राइट। तो इससे क्या हो गया आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो रुपी डेप्रिसिएशन होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि डॉलर हमारे इंडिया से चला गया है और इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। Then India's current account deficit is likely to widen as the rupee depreciates because of the majority of India's import are denominated in US dollars. As you all know, US dollar में ही हमारा क्या होता है, mainly import export होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग rupee can increase the competitiveness of the India's exporters while reducing the attractiveness of the remittance from overseas। अब आप बताइए, रिमिटेंस घटेगा या बढ़ेगा, रिमिटेंस घटेगा या बढ़ेगा। रिमिटेंस का मतलब क्या होता है, ये समझिए कि कोई भी दुबई में फॉर एग्जांपल किसी फैमिली का लड़का काम कर रहा है, वहां पर वो डॉलर में या दिरहम में जैसे भी कमा रहा है, वो डॉलर में भेजेगा पैसे को, क्योंकि दिरहम में वो कन्वर्ट कराएगा, डॉलर में डॉलर भेजेगा इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद उसको रुपये में कन्वर्ट कराएगा, राइट। यही होता है। तो क्या करेगा, रेमिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन में अपना इंडियन वर्कर काम कर रहा है और वो पैसे अपने इंडिया में भेज रहा है अपने फैमिली वालों के लिए,
तो क्या करेगा वो, पहले उस करेंसी को कन्वर्ट कराएगा डॉलर में, डॉलर आएगा इंडिया में और इंडिया में कन्वर्ट होगा रुपी में। तो यही चीज अगर कहीं तो रेमिटेंस रिड्यूस क्यों होगी, क्योंकि $1 उसके लिए 85 रुपये का हो चुका है, जबकि कल उसके लिए कितना था, 80 रुपीज का था। तो ऑब्वियसली वो आज भेजना प्रेफर करेगा ना। किसी को किसी ट्रांजेक्शन करनी थी आज रात को, अपनी फैमिली को पैसा भेजना था डॉलर में, राइट, इंटरनेट इश्यू हो गया या कोई भी इश्यू हो गया, उसने सुबह देखा 85 रुपये का उसका डॉलर, $1 उसको 85 रुपये कन्वर्ट करके दे रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा मनी होगा ना वो भी भेज देगा, राइट। तो वो बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी, फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, राइट। तो आपका एक्सपोर्ट वाला जो पॉइंट है इसमें ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बट मेन पॉइंट क्या था, रेमिटेंस, रेमिटेंस यानी बाहर के लोग अपने इंडिया में पैसा भेज रहे हैं डॉलर की फॉर्म में, वो आपका बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, ऑब्वियसली ओनली 2 ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। डन। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं, इस तरीके से आप करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से आप मैच करते हैं, तो नो डाउट आपके हर टॉपिक से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। देखिए कितने क्वेश्चंस कर लिए, इवन आप यूपीएससी के क्वेश्चंस आगे देखिए, इकोनॉमी के, इंपोर्ट बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैड यानी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपको करंट अकाउंट डेफिसिट का आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, डेफिसिट है ये। और मैं कह रहा हूं इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, स्टडी पाठशाला का आपका टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन होगा, तो आप जाके देख लीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक्सप्लेनेशन थी वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, इसका आपको पता होना चाहिए SFIO होता क्या है, राइट। तो इसके बारे में अगर आपको पता होगा तो किसी भी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए आप इजीली बता देंगे। SFIO बेसिकली जुलाई 2015 में बना, ठीक है, किसके अंडर में, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में। अब ये किसके अंडर में आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जो भी केसेस होते हैं व्हाइट कॉलर वाले जो केसेस हैं, जैसे आपका कहेंगे कि फ्रॉड हो गया, क्राइम हो गए, तो जितने भी केसेस होते हैं वो इसके अंडर में आते हैं, राइट। अब ये केसेस तभी लिए जाएंगे जब डायरेक्टर इसको बोलेगा कि आप ले लीजिए। डायरेक्टर कौन, जो इसका हेड होगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का जो डायरेक्टर होगा, केसेस तभी लिए जाएंगे जब डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी है। देन आपसे पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट में आ सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर तो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, बट इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं इधर उधर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपका द SFIO वाज अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यस, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। देन नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है, बोला गया है द SFIO कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉर्पोरेट फ्रॉड ऑन इट्स ओन विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल। अब गवर्नमेंट अप्रूवल वाली बात तो ठीक है, अप्रूवल वाली बात गलत है। बोला क्या गया कि डायरेक्टर अप्रूवल देता है, तो डायरेक्टर अगर अप्रूवल देगा तो चलेगा, राइट। इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब डायरेक्टर अप्रूवल देगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है, अप्रूवल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर अगर हां भर दिया डायरेक्टर ने, तो भाई केस तो होगा ही होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट, अपॉन द असाइनमेंट ऑफ द केसेस टू द SFIO नो अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कैन इन्वेस्टिगेट द सेम मैटर अंडर द कंपनीज एक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट है द SFIO ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने क्या बताया था, कॉर्पोरेट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है एंड द सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो 1 एंड 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली बी, ओनली 2, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ कालेश्वर टेम्पल
कलेश्वर टेम्पल के बारे में पता होना चाहिए आपको। कलेश्वर टेम्पल बेसिकली है का आपके बगाली कर्नाटका में है, ठीक है। इस टेम्पल को लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड किया गया है, ठीक है, लॉर्ड शिवा को। देन बेसिकली आपको लॉर्ड शिवा है तो ऑब्वियसली हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, इसको आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन बेसिकली दो डायनेस्टी ने मिलकर बनाई, एक आपके राष्ट्रकूटा, सेकंड आपके चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। दो डायनेस्टी ने मिलकर बनाई आपकी राष्ट्रकूटा एंड सेकंड वन इज योर चालुक्यस, राइट। 10th सेंचुरी आपके एडी की बात चल रही है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसके, जो सिंगल श्राइन कंस्ट्रक्शन है इसमें, यानी एक लार्ज शिवलिंगम है, राइट। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये टेंपल कहां पर है। आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है तो क्वेश्चन की लोकेशन पूछ ली जाएगी, इवन मैच द फॉलोइंग्स में पूछ ली जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कर्नाटका में, आपके बगाली कर्नाटका में, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है टेंपल्स कंस्ट्रक्शन स्पैन्स द रूल ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड द वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर। मैंने अभी आपको बताया कि दो डायनेस्टीज के बीच में बेसिकली कंस्ट्रक्शन हुई, राष्ट्रकूटा और आपके चालुक्य एम्पायर के। देन आपका क्या कह रहा है, शिखरा ऑफ द टेंपल इज एन एग्जांपल ऑफ अर्ली चोला आर्किटेक्चर। अर्ली चोला आर्किटेक्चर का ये एग्जांपल है, तो आप बताइए अर्ली चोला का ये एग्जांपल है या नहीं है। ये नहीं है जी, है, राइट। अर्ली चोला आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। बेसिकली क्या है, तो सिंगल श्राइन कंस्ट्रक्शन है और लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। डन। जबकि आपने देखा होगा बगाली कर्नाटका देख लिया, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड एंड द थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपको एक्सप्लेनेशन चेक कर लेनी है बाद में। नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, एनएसटीआर। एनएसटीआर आपको पता होना चाहिए कहां पर है। एनएसटीआर कहां पर है बताइए, आपके ईस्टर्न घाट में, राइट। अब आपको नागार्जुन सागर डैम के बारे में पता है, जो कि कृष्णा रिवर पर है, राइट। और ये सबसे बड़ा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं पूरे इंडिया में, बोल सकते हैं आप। तो इसकी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि एनएसटीआर इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। देखो एक स्टेटमेंट तो आपकी यहीं पे गलत होगी, मैंने अभी अभी क्या बताया, ईस्टर्न घाट में है। आपका यहीं से एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए कि नागार्जुन सागर जो आपका डैम है वो कृष्णा रिवर पर है, जो कि आपका ईस्टर्न घाट पर है। देखिए ये रहा, राइट, कृष्णा रिवर, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो रिवर कृष्णा फ्लोज थ्रू द एनएसटीआर फॉर डिस्टेंस ऑफ अराउंड 270 किलोमीटर्स। ये स्टेटमेंट सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका कौन सा गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द पार्ट ऑफ एनएसटीआर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपका ये स्टैटिक पार्ट हो गया, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दीज आर द पार्ट ऑफ दिस एनएसटीआर, राइट। द वेजिटेशन इन द एनएसटीआर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। अब ईस्टर्न घाट की बात हो रही है, वेस्टर्न घाट आपका कैसा है, एवरग्रीन। आपका इधर कौन सा है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, जो कि अंडरग्रोथ ऑफ द बैम्बूज एंड द ग्रास। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई है, बस वेस्टर्न घाट वाली स्टेटमेंट गलत हुई है सॉरी बाकी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीन स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी आप एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। विद रेफरेंस टू एक्स बैंड रडार। अब ये एक्स बैंड रडार क्यों न्यूज में है, वायनाड में आप देखेंगे कि लैंडस्लाइड और फ्लड वाली कंडीशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, काफी लॉस हो रहा है आप देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए रडार का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, रडार का मीनिंग क्या होता है बताइए, आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, रडार क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे रेज आएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, यही होता है, रिफ्लेक्ट बैक करेगा ऑब्जेक्ट से, राइट। तो रडार का काम तो हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपका एक्स बैंड। अब एक्स बैंड को आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स बैंड, एक्स वेव्स कहां पर आती हैं ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए ये आपने 9th और 10th क्लास में बहुत बार देखी होगी।
इवन आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है स्टेट पीसीएस एग्जाम में। आप देखेंगे कि जो गामा रेज हैं उनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है ना। देन आपकी किसकी आ जाएगी, एक्सरे, देन आपका यूवी, देन आपका जितने भी विबग्योर वाले जो कलर्स हैं वो लाइट वाले आ जाएंगे, देन आपका इंफ्रारेड, देन आपका रेडियो वेव्स। ये आपको पता होना चाहिए, गामा, एक्सरे, यूवी, इंफ्रारेड एंड रेडियो। आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछ लिया जाएगा। ये भी पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, गामा रेज की, लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव्स की, हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की, और लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की। तो गामा के बाद कौन सा है, एक्सरे। क्या इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये आपको समझना है, राइट। एक्स बैंड से आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। वेवलेंथ कम यानी शॉर्ट रेंज, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, क्विकली कैप्चर करेगा। रिजोल्यूशन हाई है यानी आपको जो ड्रॉपलेट्स हैं, इवन जो सॉइल की मूवमेंट भी हो रही है, वो जल्दी से जल्दी कैप्चर करके बता देगा, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कल को लैंडस्लाइड हो रही है, फ्लड लाइक कंडीशन आने वाली है, तो जल्दी जल्दी इवैक्यूएशन और आपका डिसीजंस लिए जा सके, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्स बैंड रडार जो है कंसीडर करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्स बैंड रडार ऑपरेट करता है, यस, ये बैंड जो है इसमें ऑपरेट करता है, रडार ऑपरेट्स विद इन द 8 to 12 गीगाहर्ट्ज रेंज, यस, ये स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड प्रोवाइड द हाई रिजोल्यूशन इमेज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया है। सेकंड पूछ रहा है कि एक्स बैंड रडार हैज ए लॉन्गर रेंज टू द रडार टाइप ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी। लॉन्गर रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी की बात तो ठीक है, बट क्या लॉन्गर रेंज देगा, नहीं, शॉर्ट रेंज है, अभी तो डिस्कस हुआ था। शॉर्ट रेंज क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कम है, मैंने बताया था ना, वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। इन वायनाड एक्स बैंड रडार इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स एंड मॉनिटरिंग द सॉइल मूवमेंट। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेटमेंट सही है, यस, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर लॉन्गर की जगह यहां पर शॉर्टर रेंज आ जाता तो यानी वेवलेंथ कम है, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग प्रोवाइड कराएगा, क्विकली कैप्चर करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए एक्स बैंड रडार का पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एक्स बैंड रडार, जो कि आपका वायनाड में लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये आप इजीली आप इनको देख लेना, राइट। तो आज हमें डिस्कस किया, आपके 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए। करंट अफेयर के साथ साथ हमने आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर अप किया विद क्वेश्चंस। तो इसलिए ये सीरीज आपके लिए पावर प्ले का काम करने वाली है। तो जुड़े रहिएगा स्टडी पाठशाला से और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।